हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है और आप सभी बच्चों को नए वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। आपने जो रेजोल्यूशन लिया है, जो आपने नियम कानून बनाए हैं, जो अपने लिए कुछ कुछ प्रतिबद्धताएं बना के रखी हैं, उन पे प्रतिबद्ध रहिएगा और नए साल का अच्छे से लुत्फ उठाइए और अच्छे से पढ़ाई भी करिए। उन सभी बच्चों के लिए नया साल बेहतर होगा जो वाकई में मेहनत करेंगे। और देखिए, लोग कहते हैं ना कि हालांकि आपने कई बार ये सुना भी होगा कि जो करेजियसफुल बच्चा होता है, जो मेहनती होता है, जो लेबोरियस होता है, वो उसका खुदा खुद ही आके हेल्प करता है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी है, एक्चुअल में मेरा मानना यही है कि अगर आप किस्मत के भरोसे हैं तो शायद मुश्किल ही है, लेकिन अगर आप किस्मत को भरोसा बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेहनत से, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 2 तारीख है और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यानी पारंपरिक और गैर पारंपरिक में से, पारंपरिक मात्रात्मक में से हमने सीआरआर को डिटेल से डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा चलो देख लेते हैं एसएलआर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, तो अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक कोई एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं है। हमारे इस प्लेटफॉर्म में सारी कंपटीशन की प्रिपेयर करवाई जाती है, वो चाहे यूपीएससी क्यों ही ना हो। यूपीएससी तो इसके लिए प्रॉपरली 250 से भी ज्यादा प्रॉपर जो भारत के टॉप जो टीचर है, एजुकेटर है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और इनके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ देखिए, आपको मिलेगा क्या, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। तो मेरा एक कोड है SPDSC10, SPDSC10। तो इसको यूज करके और आप 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा अनअकैडमी का अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। इसके माध्यम से ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, डाउनलोड करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए आप, ठीक है। मेरा नाम देवी सिंह है। मैं इंडियन इकोनॉमी, पीटी और मेंस, हिस्ट्री ऑप्शनल और जो टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ, ठीक है, उसका टाइम जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ये लिंक है, इसके माध्यम से आप जुड़ के और सारी जो हैंड रिटन नोट्स है उस पे आप एक्सेस पा सकते हो। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इसके माध्यम से आप जुड़ के वहां भी जुड़ सकते हो, ठीक है। हमारे इसी प्लेटफॉर्म से और भी कुछ एजुकेटर जुड़े हुए हैं जिनसे आप जुड़ के इनका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। हमारे इसी पे कॉम्प्रहेंसिवली प्लेटफॉर्म में सिलेबस कवर किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड ऑप्शनल कोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ये प्लान है और ये जो मेरा कोड है ना, SPDSC10, इसको आप यूज करिए। और एक कोड और है, देवी वाईटी, देवी देवी वाईटी, तो इसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो और नए साल को जो आपने रिजोल्यूशन लिया है, तो उसको आगे लेते हुए और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसमें आपको मिलेगा क्या, लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड जो प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक दूसरा प्लान है आइकॉनिक का, ये 12 माह से 36 माह तक इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसमें भी अगेन आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। मान लो आपने 12th मंथ को सब्सक्राइब कर रहे हो जिसकी फी 69,500 है, आपको 10% डिस्काउंट, जो अगर ये कोड यूज करोगे तो आपको 62,550 रुपया मिलेगा। लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। इसी तरह ऑप्शनल, जैसे कि आप मेरे साथ सभी हिस्ट्री ज्वाइन कर लिए हो बहुत सारे बच्चे, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो तो 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त करवाया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। ये 6 मंथ डेडिकेटेड बैच है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, कुछ 6 मंथ, 1 साल और 2 साल के लिए डेडिकेटेड है। तो इनसे भी जुड़ के आप क्या कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ सब पढ़ाई कर सकते हो। हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे भैया, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम जो पहला लेक्चर है इसको कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरे लेक्चर में एसएलआर पढ़ना था, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या पढ़ना था, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था कि देखो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया कि ये जो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके मैंने उद्देश्य भी आपको बताए थे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा डिटेल से देखा था कि भाई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, आर्थिक समृद्धि को मैनेज करना और घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को संतुलित बनाए रखना। तो ये मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य होते हैं। इसके साथ-साथ मैंने ये भी आपको डिटेल से बताया था कि भारत में जो मौद्रिक नीतियाँ वर्ष में 2 बार जारी होती हैं, एक तो अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। लेकिन इनकी समीक्षा हर 2 माह में क्या होती है, इनकी समीक्षा हर 2 माह में करी जाती है, ठीक है। इसके साथ-साथ हम आगे बढ़े तो आगे ये कह सकते हैं कि देखो इसमें से पारंपरिक एक उपकरण होते हैं और गैर पारंपरिक उपकरण होते हैं। पारंपरिक उपकरण जब काम करना बंद कर दे तब गैर पारंपरिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है और इन पारंपरिक उपकरणों को भी 2 भागों में बांट के देखते हैं। एक मात्रात्मक उपकरण, एक गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण जब कार्य करना बंद कर देंगे अर्थात इनका प्रभाव कम हो जाएगा तो गुणात्मक उपकरणों को प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि गैर पारंपरिक उपकरणों में हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर ड्रॉप और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जिसे नकारात्मक ब्याज दर कहते हैं, इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने जो नगद आरक्षी अनुपात कैश रिजर्व रेशियो आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से समझाया था, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में भी थोड़ा सा आप सुनिएगा एसएलआर को, सॉरी कैश रिजर्व रेशियो को। ये देखिए कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें, सीआरआर की बात करें, तो आगे मैं बताऊंगा कि एसएलआर से कैसे डिफरेंट है, लेकिन थोड़ी से इसका को क्या कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षी अनुपात। भैया ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, नगद आरक्षी अनुपात है, देखो आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई के अंतर इसके अंतर्गत आप देखोगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करती रहती है। तो टाइम टू टाइम गाइडलाइन की अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत जो सीआरआर है, एक निश्चित अनुपात में जो बैंकों के पास उसका एनडीटीएल जो कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कहते हैं, यानी कासा के रूप में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ऑफ एफडी और रिकरिंग अकाउंट के रूप में जितना भी पैसा पब्लिक का आता है वो उसका एनडीटीएल कहलाता है। तो एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात जो कि उस समय आरबीआई जारी करके रखा है या डिसाइड करके रखा है, उस पैसे को आरबीआई के पास आपको क्या करवाना पड़ेगा, कैश के रूप में जमा करवाना पड़ेगा। इसमें पहले एक परिसीमन होता था, परिसीमन, लेकिन अब इस परिसीमन को इसमें से बदलाव करते हुए आरबीआई संशोधन अधिनियम 2005 में बदलाव किया गया और इस परिसीमन की रेंज को खत्म कर दिया गया। इस समय जो सीआरआर का रेट है वो 3% है। पहले इसको 3% से नीचे नहीं लाया जा सकता था और 15% से ऊपर नहीं ले जा सकता था। लेकिन अब ये जो सीलिंग है, ये कैप है, इस कैप को हटा दिया गया है। मैंने सीआरआर के अंतर्गत ये बताया था कि भाई देखो दो चीजें ध्यान रखने लायक हैं कि यह पैसा आरबीआई के पास नगद रूप से बैंक नगद रूप से रखेगा अनिवार्य है, और दूसरा इसमें कि आरबीआई किसी भी तौर से इस पैसे को ना ही यूज करेगा और ना ही इस पे कोई ब्याज देगा बैंकों को, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है सीआरआर। अब हम आगे जाके चलते हैं, इसमें से हम क्या देखते हैं, एसएलआर के रूप में। किसमें, एसएलआर के रूप में। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको एसएलआर के रूप में यानी एसएलआर को क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। तो चलो पहले आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो भाई। ये जो एसएलआर है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको यानी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो को एलएलआर भी बोलते हैं, लीगल लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करते हैं, डिटेल से समझ लेते हैं। ओके, चलो अब खुले बाजार की प्रक्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया को आप जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि खुले बाजार की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ओएमओ की बात करें, तो इसके अंदर कहानी सुन लीजिए पहले।
इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने और वापस खरीदने का कार्य किया जाता है ओएमओ के अंतर्गत। और यहाँ जो सरकारी प्रतिभूतियां बिल और बॉन्ड के रूप में होती हैं, बिल और बॉन्ड के रूप में होती हैं। चलो हम आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं कि भाई ये जो बिल और बॉन्ड क्या होता है और ये बिल और बॉन्ड के रूप में कैसे होती हैं, बिल कैसे कहते हैं और बॉन्ड कैसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी है। चलो पहले मैंने बताया कि भाई ये जो ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, जो कि आपको ये येलो कलर का पेन दिख नहीं रहा होगा तो हम ब्लैक यूज करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट, ये क्या होता है ना। देखो पहले तो सुन लो, ये जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये जो एनडीटीएल मैंने बताया था ना, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी या टर्म लायबिलिटी एक ही चीज होती है। तो ये जो एसएलआर है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये बैंकों के टोटल एनडीटीएल का एक निश्चित रेशियो, एक निश्चित अनुपात, जिसे बैंक अपने से अलग हटा करके, यहाँ बैंक किसी भी प्रकार से आरबीआई के पास नहीं रखेंगे। बैंक अपने से अपने जो जितना अमाउंट है उससे अलग करके, अलग हटा करके अपने पास ही रखेंगे। और इसका प्रयोग बैंक आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से ब्याज देने में नहीं करेंगे और न ही निवेश के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो आपने यहां तक स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को देखा। देखिए इसमें हम सीआरआर में क्या है डिफरेंट बताता चलूंगा, तो आपको यहां से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने बताया कि निवेश को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ किसी प्रकार से और ना ही उपभोक्ता को ब्याज देने के उद्देश्य से ये किया जा सकता है। और ना ही इस पे देखोगे कि बैंक इस पैसे को जो अपने मतलब एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात अलग हटा के रखा है तो कोई उपयोग नहीं कर सकता है, और ना ही इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। लेकिन सीआरआर के अंतर्गत होता क्या था कि सेम वैसी ही प्रक्रिया थी, लेकिन आरबीआई के पास बैंकों को वो एक निश्चित अनुपात रखना होता था, ठीक है ना। अब देखो एसएलआर जो एसएलआर बैंकों की कुल जमा राशि का वर्तमान में करीब 18% है, 18%, ठीक है। ये नहीं है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। तो कितना 18% है, ठीक है ना, कितना परसेंट है, 18% है। इसके साथ एसएलआर के रूप में जो रखा गया धनराशि है, वो नगद में भी रखा जा सकता है, सोने के रूप में रखा जा सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं कि जो बैंक प्रेफरेंस किसे देंगे, सरकारी प्रतिभूति और गोल्ड को। लेकिन अगर बैंक इन दोनों में चुनना हो तो सरकारी प्रतिभूतियों को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। हम ऐसा देख लेते हैं कि भाई सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक क्यों प्रेफरेंस देंगे एसएलआर को अपना रखने में। तो जरा देखो, मैंने बताया कि जो इसमें मेंटेन करना पड़ता है एसएलआर है, ये आप कैश के रूप में रख सकते हो, सीआरआर सिर्फ कैश के रूप में रखा जा सकेगा, और गोल्ड के रूप में रख सकते हो। गोल्ड के साथ साथ इसमें से आप किसके रूप में रख सकते हो, गोल्ड के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। तो देखो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इन दोनों को देती है, लेकिन इन दोनों में बात करें तो इस नीचे वाले को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है, अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ऐसा क्यों होता है, जरा मैं मुझसे सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी से बताऊंगा मैं। देखो होता क्या है, आपको यहाँ जो सरकारी प्रतिभूति होती है, जो सरकारी प्रतिभूति होती है, प्रतिभूति होती है, जरा इस चीज को समझिएगा, क्यों प्रेफरेंस देते हैं अपने एसएलआर के रूप में बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को, ठीक है। देखो सरकारी प्रतिभूति आरबी सॉरी सरकार कब जारी करती है, सरकार को जब कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की मतलब जरूरत, अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, तो सरकार क्या करती है, प्रतिभूति जारी करती है, ठीक है। तो सरकार की प्रतिभूति आरबीआई लेके आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आती है, और बोला जाता है कि जिसको खरीदना हो, बैंकों के लिए, सभी इंस्टीट्यूशन के लिए, जो वित्तीय इंस्टीट्यूशन है, जो भी सरकार की प्रतिभूतियां खरीदना चाहता है वो व्यक्ति खरीद सकता है। तो सरकार की प्रतिभूतियों के माध्यम से सरकार पैसा उठाती है बैंकों से या किसी दूसरे संस्थानों से, और वो जो देखो, अब सरकार इसमें क्या देगी उनको, अपनी प्रतिभूतियों के रिगार्डिंग जब पैसा उठा लेगी तो ब्याज देगी, या फिर ये क्या होंगे कि डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट होंगी। तो ज्यादातर यहाँ ब्याज,
तो देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये ब्याज दिया जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों में। एक तरफ मान लो कि ये बैंक है, और ये क्या है, ये आरबीआई है। अच्छा यहाँ फोटो है, दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये क्या है, आरबीआई है, और ये सरकार है हमारी। सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, सरकार ने प्रतिभूतियां जारी करी, तो ये प्रतिभूतियां बैंकों ने खरीद लिया। अभी रखे रहेंगे प्रतिभूतियां, एक कागज का टुकड़ा होती हैं, ठीक है, बैंकों ने खरीद लिया। अब बैंक अपनी इस खर्चे के लिए इसके बराबर मान लो एक कागज के टुकड़े में 10,000 मुद्रित है, कितना, 10,000 मुद्रित है। तो बैंकों ने इसे क्या दे दिया, रुपया दे दिया, किसको, सरकार को बैंकों ने रुपया दे दिया। जब सरकार को बैंकों ने रुपया दे दिया तो सरकार ऐसी तो है नहीं, तो इनको क्या देगा, ब्याज देगा, क्या देगा, ब्याज देगा। तो भाई देखो कि जो सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज मिल रहा है, जरा गौर करिएगा, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों को ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर बैंक गोल्ड के रूप में ये एसएलआर को पूरा करते हैं या कैश के रूप में, तो अगर कैश के रूप में रखते हैं तो भाई कैश तो एक तरीके से सीज्ड हो जाएगा, उसका कोई आवागमन नहीं होगा। अर्थात बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो ये चीज आपको समझ होनी चाहिए कि भाई रुपया तो अगर ये कैश के रूप में रखेंगे तो सीज्ड हो जाएगा, कोई उनका मतलब ही नहीं रहेगा। तो इनका जो मुख्य पर्पज है लाभ कमाना, वही क्या हो जाएगा, वो मुख्य पर्पज नहीं रह जाएगा एक तरीके से। कैसे, उससे तो कोई किसी प्रकार की रिटर्निंग ही नहीं हो रही है कैश से, तो कोशिश करेंगे कि चलो गोल्ड के रूप में। लेकिन भाई देखो ये है लोगों का पैसा, ये है पब्लिक का पैसा, तो जो गोल्ड है ना, तो गोल्ड के रूप में जो पैसा रखा जाता है तो चांसेस है कि ऊपर भी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिर भी जाए। अब देखो पब्लिक का पैसा है तो ये किसी भी हालात में ऐसे मोड पे जाना चाहेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा पैसा सिक्योर हो। तो सबसे ज्यादा सिक्योर कहाँ है, सरकारी प्रतिभूतियों में, क्योंकि एक निश्चित इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या है, एक निश्चित इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये अनिवार्य रूप से एसएलआर और सीआरआर को रखना भी है। तो बैंक क्या करेंगे कि जो इनको सीआरआर रखना है और एसएलआर रखना है, तो सीआरआर को एक कैश के ही रूप में रख सकते हैं, बल्कि एसएलआर को मैंने 3 फॉर्म में बताया। ये जो तीनों फॉर्म है, गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। तो ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपनी यानी सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करते हैं, ये उनको प्रेफरेंस देते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को ये प्रेफरेंस देते हैं। ये समझ आया। अब देखो होता क्या है, मैंने बोला सरकारी प्रतिभूतियों को ये प्रेफरेंस देते हैं। ये टोटल एनडीटीएल का इस समय, टोटल एनडीटीएल का, एनडी एनडीटीएल का 18% है, 18% है, इतना रखना पड़ता है। जरा देखिएगा, मैं इसको हम क्या करते हैं, अच्छा यही था ना, ओके, मिटा लेते हैं ना, इरेज कर लेते हैं, ओके। देखो मैंने कहा जो एसएलआर के रूप में इस समय जो रेट है वो करीब 18% है। तो किसका 18%, बैंकों के एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, अर्थात बैंकों के पास जितना भी पब्लिक का पैसा जमा है उसका कितना, 18%, उसका 18%। कैसे, जरा इसको फाइंड आउट करेंगे, जरा इसे देखिएगा। मैंने कहा कि टोटल एनडीटीएल का मान लो 18%। मान लो कि किसी पंजाब बैंक में, पीएनबी में 100 रुपया एनडीटीएल है। एनडीटीएल समझ गए होंगे, रोज नहीं बताऊंगा, 100 रुपया एनडीटीएल है, यानी कासा के रूप में और एफडी के रूप में जितना भी पैसा, रिकरिंग अकाउंट के रूप में जितना भी पैसा लोगों का बैंकों के पास जमा है वो सारा एनडीटीएल है। वो क्या है, सारा एनडीटीएल है। तो मान लो कितना, 100 रुपया है भाई, कितना, 100 रुपया है। तो अब देखो 100 रुपए का 18%, 18 रुपया हुआ। 100 रुपए का 18% कितना हुआ, 18 रुपया हुआ। तो 18 रुपया, अब ये तो अनिवार्य रखना ही है एसएलआर के रूप में, क्या है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अगर बैंक इसको अवॉइड करेंगे तो बैंकों को पेनल्टी, और भारी मात्रा में पेनल्टी लगाई जाती है। तो बैंक इसको किसी प्रकार से अवॉइड नहीं करेंगे। अगर अवॉइड होता है तो पेनल्टी लगेगी, आरबीआई पेनल्टी लगाएगी। आरबीआई उनका बॉस है, आरबीआई क्या है कि इनकी बैंकों की बैंक है, सारी तरीकों में हेल्प करती है, तो पेनल्टी भी लगाएगी।
तो इनको 18% रखना होगा, लेकिन 18% ये गोल्ड को भी प्रेफरेंस नहीं ज्यादा देंगे या कैश को भी प्रेफरेंस नहीं देंगे, ये प्रेफरेंस किसे देंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देंगे, सरकारी प्रतिभूतियों को देंगे। तो सरकारी प्रतिभूतियां जो 18 रुपए के बराबर ये क्या कर लेंगे? सरकारी प्रतिभूतियों को अपने हिस्से से अलग निकाल के रख देंगे एसएलआर के रूप में, एसएलआर के रूप में। तो ये भाई एसएलआर क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, देखो होता क्या है कि स्टार्टिंग की अगर हम प्रारंभ में बात करते हैं तो एसएलआर पर परिसीमन लागू होते थे, जैसे कि सीआरआर पे लागू होते। परिसीमन मतलब एक रेंज होती है, तो इसमें परिसीमन लागू होता था। परिसीमन में जो आरबीआई क्या करती थी, आरबीआई एसएलआर को 40% से ऊपर नहीं ले जा सकती थी और 25% से नीचे नहीं ला सकती थी। लेकिन वही आरबीआई संशोधन 2006 के अंतर्गत ये जो न्यूनतम 25% है, न्यूनतम, इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। हालांकि देखो 40% की अभी भी एक कैप लागू है, 40% का अभी भी कैप लागू है, लेकिन ये न्यूनतम जो कैप था, परिसीमन था, रेंज था, सीलिंग था, इसको आरबीआई ने खत्म कर दिया है। तभी तो आज 18% है। कितना है? तभी तो 18% है। तो आपने एसएलआर को देखा, अब इसको समग्र तौर से सुनिएगा और इसका इम्पैक्ट देखिएगा। क्या है? समग्र रूप से सुनिएगा और इसका इम्पैक्ट देखिएगा। देखो भैया, एसएलआर क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ये वैधानिक तरलता अनुपात है। यह एक निश्चित अनुपात के बराबर जो आरबीआई उस समय डिसाइड करे, तो उतना रुपया बैंकों को अपने एनडीटीएल से अलग अपने पास ही रखना पड़ता है। यह बैंक 3 फॉर्म में रख सकते हैं, 3 रूपों में एसएलआर को मेंटेन कर सकते हैं, कैश के रूप में भी, गोल्ड के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। लेकिन कैश अगर एज कैश के रूप में रखते हैं तो एक कैश सीज्ड हो जाता है एक तरीके से, और इनका मुख्य काम मतलब मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कैश से किसी प्रकार की रिटर्निंग नहीं होती है, तो एसएलआर के रूप में यह गोल्ड और सरकारी प्रतिभूतियों को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन गोल्ड, इसमें भी बैंकों में पब्लिक का पैसा होता है और गोल्ड में भी ऊपर नीचे जाने के काफी लंबे बड़े चांसेस होते हैं, तो ये सिक्योर मोड पे जाते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रेफरेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इस वजह से आप कह सकते हो कि इनको ऐसा, इनका देखो एक बड़ा हिस्सा है अलग निकाल के रख दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मेंटेन करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा असर नहीं होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। अब देखो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई जो धनराशि होती है, अब जरा इस चीज को समझिएगा, इसके एप्लीकेशन को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा मौद्रिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना। अर्थव्यवस्था मान लो कि बहुत ज्यादा अगर महंगाई है, ठीक है, तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से इन रेट को, इन दरों को बढ़ा दो, तो महंगाई जो बहुत ज्यादा है, महंगाई क्यों है? मार्केट में बहुत अधिक पैसा है, तो इन रेट को बढ़ा दोगे तो मार्केट में स्वतः पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मार्केट में स्वतः पैसा कम हो जाएगा। तो अब एसएलआर के अंतर्गत इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा जाता। एसएलआर के रूप में, एसएलआर के रूप में इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा जाता। कैसे नहीं देखा जाता? देखो, इन्हें इजाजत है कि एसएलआर के रूप में आप अपना मेंटेन कर सकते हो, एसएलआर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में मेंटेन कर सकते हो। तो भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, तो इनने सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था? एसएलआर को कंट्रोल करना। लेकिन ये पैसा तो एक तरीके से सरकार को चला गया। अब देखो, इसने प्रतिभूति खरीदी तो सरकार को पैसा चला गया कि नहीं चला गया? ठीक है, इसने, बैंकों ने पैसा दिया सरकार को, इसी सरकार ने पैसा वेलफेयर स्कीम में, कल्याणकारी योजनाओं में क्या कर दिया? कल्याणकारी योजनाओं में लगा दिया। तो जरा बताओ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली देखने को नहीं मिल पाया। इसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं, इनडायरेक्टली जिस चीज का डर था वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में पहुंच ही चुका, भले ही डायरेक्ट नहीं बल्कि किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से पहुंचा। तो देखो, इससे कहा जा सकता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में जो निवेश किया गया जो पैसा है, जो धनराशि है, तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पैसा ऑलरेडी क्या हो गया है? मार्केट में पहुंच जा चुका है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
तो इसकी भी गणना हर एक फोर्टनाइट होती है, इसकी भी गणना हर एक फोर्टनाइट होती है। ठीक है, तो एसएलआर में अब किसी प्रकार से कोई भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, एसएलआर में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और देखो नोट्स में क्या करवाऊंगा कि मैं बोल देता हूँ, तो नोट्स मैं करवा रहा हूँ किसी बच्चे से, टाइम तो मिलता नहीं है, तो मैं नोट्स वो करके और लिंक आपको नीचे वही वीडियो के नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं बोलूंगा तो आपको वहां नोट्स मिल जाएगा, है ना। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक आपने एसएलआर को देखा। अब देखो सीआरआर और एसएलआर को इन दोनों को सम्मिलित रूप से रिजर्व रेशियो कहा जाता है, नगद सॉरी आरक्षी अनुपात, नॉट नगद, वो अगर नगद आरक्षी अनुपात हो जाएगा तो सीआरआर हो जाएगा। तो इनको दोनों को सम्मिलित रूप से रिजर्व रेशियो कहते हैं, रिजर्व रेशियो। ठीक है, और यह न दोनों सिर्फ मौद्रिक नीतियों का उपकरण है, बल्कि यह भारत में बैंकिंग व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर सुरक्षित और सुदृढ़ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखो बैंकों में पब्लिक का पैसा है, तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी और उनके लिए सुरक्षा की मतलब सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये दोनों पब्लिक को एक तरीके से सुरक्षात्मक उपकरण आप कह सकते हो, कि पब्लिक को सुरक्षा देते हैं ये। ठीक है, उनके पैसे के डूबने से। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं समझा दिया ना, देखो इसका बहुत इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा कि मार्केट से बाहर पैसा नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली सरकार के पास गया, सरकार ने वेलफेयर स्कीम के रूप में क्या कर दिया, एसएलआर को खर्च कर दिया। थोड़ा सा और सुन लीजिएगा, देखो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई जो धनराशि है, ये सोने में निवेश की गई अगर धनराशि, तो अगर ये सोने के रूप में रखेंगे तो ऑब्वियस अंततः सोना खरीद के लाएंगे तो भी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा। वहीं अगर एसएलआर अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने का एक उचित उपकरण होता, तो ऑब्वियस है कि ये ऐसा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि एसएलआर अर्थव्यवस्था का एक उचित उपकरण नहीं है इसको कंट्रोल करने का, कि इनडायरेक्टली ऑलरेडी पैसा किससे यानी सरकार के पास चला गया है, सिक्योरिटीज जब उनने खरीदा था बैंकों ने। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें इस पे देख सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, चलो अगला देख लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ये देखो ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो जरा ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ सुन लो कि ये भाई ओएमओ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ इसमें हिंदी चलो अब खुले बाजार की प्रक्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया को आप जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि खुले बाजार की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ओएमओ की बात करें, तो इसके अंदर कहानी सुन लीजिए पहले। इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने और वापस खरीदने का कार्य किया जाता है ओएमओ के अंतर्गत। और यहाँ जो सरकारी प्रतिभूतियां बिल और बॉन्ड के रूप में होती हैं, बिल और बॉन्ड के रूप में होती हैं। चलो हम आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं कि भाई ये जो बिल और बॉन्ड क्या होता है, और ये बिल और बॉन्ड के रूप में कैसे होती हैं, बिल किसे कहते हैं और बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जानना जरूरी है। चलो पहले मैंने बताया कि भाई ये जो ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, जो कि आपको ये येलो कलर का पेन दिख नहीं रहा होगा, तो हम ब्लैक यूज करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट से करना है। तो 2 ही दिन बाद तो है ना, आज तो 30 है ना। चलो, तो वैधानिक तरलता अनुपात के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिटेल से देख लेते हैं कि भाई वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। देखो इसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर भी कहा जाता है और एलएलआर कहा जाता है, लीगल लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब इसको जरा आप थोड़ा सा डिटेल से देख लो कि भाई एसएलआर और ये एलएलआर ये क्या होता है ना। देखो पहले तो सुन लो, ये जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये जो एनडीटीएल मैंने बताया था ना, नेट डिमांड टाइम
टाइम लायबिलिटी या टर्म लायबिलिटी एक ही चीज होती है। तो ये जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये बैंकों के टोटल एनडीटीएल का एक निश्चित रेशियो, एक निश्चित अनुपात, जिसे बैंक अपने से अलग हटा करके, यहाँ बैंक किसी भी प्रकार से आरबीआई के पास नहीं रखेंगे, बैंक अपने से अपने जो जितना अमाउंट है उससे अलग करके, अलग हटा करके अपने पास ही रखेंगे। और इसका प्रयोग बैंक आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से ब्याज देने में नहीं करेंगे और न ही निवेश के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां तक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को देखा। देखिए इसमें हम सीआरआर में क्या है डिफरेंट बताता चलूंगा, तो आपको यहां से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने बताया कि निवेश को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ किसी भी प्रकार से और ना ही उपभोक्ता को ब्याज देने के उद्देश्य से ये किया जा सकता है, और ना ही इस पे देखोगे कि बैंक इस पैसे को जो अपने मतलब एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात अलग हटा के रखा है तो कोई उपयोग नहीं कर सकता है, और ना ही इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। लेकिन सीआरआर के अंतर्गत होता क्या था कि सेम वैसी ही प्रक्रिया थी, लेकिन आरबीआई के पास बैंकों को वो एक निश्चित अनुपात रखना होता था। ठीक है ना। अब देखो एसएलआर जो एसएलआर बैंकों की कुल जमा राशि का वर्तमान में करीब 18% है, 18%। ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। तो कितना 18% है। ठीक है ना, कितना परसेंट है 18% है। इसके साथ साथ एसएलआर के रूप में जो रखा गया धनराशि है वो नगद में भी रखा जा सकता है, सोने के रूप में रखा जा सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं कि जो बैंक प्रेफरेंस किसे देंगे, सरकारी प्रतिभूति और गोल्ड को। लेकिन अगर बैंक इन दोनों में चुनना हो तो सरकारी प्रतिभूतियों को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। हम ऐसा देख लेते हैं कि भाई सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक क्यों प्रेफरेंस देंगे एसएलआर को अपना रखने में। तो जरा देखो, मैंने बताया कि जो इसमें मेंटेन करना पड़ता है एसएलआर है, ये आप कैश के रूप में रख सकते हो, सीआरआर सिर्फ कैश के रूप में रखा जा सकेगा, और गोल्ड के रूप में रख सकते हो। गोल्ड के साथ साथ इसमें से आप किसके रूप में रख सकते हो, गोल्ड के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। तो देखो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इन दोनों को देती है, लेकिन इन दोनों में बात करें तो इस नीचे वाले को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है, अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ऐसा क्यों होता है, जरा मैं मुझसे सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी से बताऊंगा मैं। देखो होता क्या है, आपको यहाँ जो सरकारी प्रतिभूति होती है, जो सरकारी प्रतिभूति होती है, प्रतिभूति होती है, जरा इस चीज को समझिएगा, क्यों प्रेफरेंस देते हैं अपने एसएलआर के रूप में बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को। ठीक है, देखो सरकारी प्रतिभूति आरबी सॉरी सरकार कब जारी करती है, सरकार को जब कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की मतलब जरूरत, अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, तो सरकार क्या करती है, प्रतिभूति जारी करती है। ठीक है, तो सरकार की प्रतिभूति आरबीआई लेके आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आती है, और बोला जाता है कि जिसको खरीदना हो, बैंकों के लिए, सभी इंस्टीट्यूशन के लिए, जो वित्तीय इंस्टीट्यूशन है, जो भी सरकार की प्रतिभूतियां खरीदना चाहता है वो व्यक्ति खरीद सकता है। तो सरकार की प्रतिभूतियों के माध्यम से सरकार पैसा उठाती है बैंकों से या किसी दूसरे संस्थानों से, और वो जो देखो अब सरकार इसमें क्या देगी, उनको अपनी प्रतिभूतियों के रिगार्डिंग जब पैसा उठा लेगी तो ब्याज देगी, या फिर ये क्या होंगे कि डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट होंगी। तो ज्यादातर यहाँ ब्याज, तो देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये ब्याज दिया जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों में। एक तरफ मान लो कि ये बैंक है, और ये क्या है, ये आरबीआई है। अच्छा यहाँ फोटो है, दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये क्या है, आरबीआई है, और ये सरकार है हमारी। सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, सरकार ने प्रतिभूतियां जारी करी, तो ये प्रतिभूतियां बैंकों ने खरीद लिया, बैंकों ने खरीद लिया। अभी रखे रहेंगे, प्रतिभूतियां एक कागज का टुकड़ा होती हैं। ठीक है, बैंकों ने खरीद लिया। अब बैंक अपनी इस खर्चे के लिए इसके बराबर मान लो एक कागज के टुकड़े में 10,000 मुद्रित है, कितना, 10,000 मुद्रित है, तो बैंकों ने इसे क्या दे दिया, रुपया दे दिया, किसको, सरकार को बैंकों ने रुपया दे दिया। जब सरकार को बैंकों ने रुपया दे दिया तो सरकार ऐसी तो है नहीं, तो इनको क्या देगा, ब्याज देगा, क्या देगा,
ब्याज देगा। तो भाई देखो कि जो सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज मिल रहा है, जरा गौर करिएगा, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों को ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर बैंक गोल्ड के रूप में ये एसएलआर को पूरा करते हैं या कैश के रूप में, तो अगर कैश के रूप में रखते हैं तो भाई कैश तो एक तरीके से सीज्ड हो जाएगा, उसका कोई आवागमन नहीं होगा। अर्थात बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो ये चीज आपको समझ होनी चाहिए कि भाई रुपया तो अगर ये कैश के रूप में रखेंगे तो सीज्ड हो जाएगा, कोई उनका मतलब ही नहीं रहेगा। तो इनका जो मुख्य पर्पज है लाभ कमाना, वही क्या हो जाएगा, वो मुख्य पर्पज नहीं रह जाएगा एक तरीके से। कैसे, उससे तो कोई किसी प्रकार की रिटर्निंग ही नहीं हो रही है कैश से, तो कोशिश करेंगे कि चलो गोल्ड के रूप में। लेकिन भाई देखो ये है लोगों का पैसा, ये है पब्लिक का पैसा, तो जो गोल्ड है ना, तो गोल्ड के रूप में जो पैसा रखा जाता है तो चांसेस है कि वो ऊपर भी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो जाए और ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिर भी जाए। अब देखो पब्लिक का पैसा है तो ये किसी भी हालात में ऐसे मोड पे जाना चाहेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा पैसा सिक्योर हो। तो सबसे ज्यादा सिक्योर कहाँ है, सरकारी प्रतिभूतियों में, क्योंकि एक निश्चित इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या है, एक निश्चित इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये अनिवार्य रूप से एसएलआर और सीआरआर को रखना भी है। तो बैंक क्या करेंगे कि जो इनको सीआरआर रखना है और एसएलआर रखना है, तो सीआरआर को एक कैश के ही रूप में रख सकते हैं, बल्कि एसएलआर को मैंने 3 फॉर्म में बताया। ये जो तीनों फॉर्म है, गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। तो ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपनी यानी सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करते हैं, ये उनको प्रेफरेंस देते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को ये प्रेफरेंस देते हैं। ये समझ आया। अब देखो होता क्या है, मैंने बोला सरकारी प्रतिभूतियों को ये प्रेफरेंस देते हैं। ये टोटल एनडीटीएल का इस समय, टोटल एनडीटीएल का, एनडी एनडीटीएल का 18% है, 18% है, इतना रखना पड़ता है। जरा देखिएगा, मैं इसको हम क्या करते हैं, अच्छा यही था ना, ओके, मिटा लेते हैं ना, इरेज कर लेते हैं। ओके, देखो मैंने कहा जो एसएलआर के रूप में इस समय जो रेट है वो करीब 18% है। तो किसका 18%, बैंकों के एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। अर्थात बैंकों के पास जितना भी पब्लिक का पैसा जमा है उसका कितना, 18%, उसका 18%। ऐसे जरा इसको फाइंड आउट करेंगे, जरा इसे देखिएगा। मैंने कहा कि टोटल एनडीटीएल का, एनडीटीएल का मान लो 18%। मान लो कि किसी पंजाब बैंक में, पीएनबी में 100 रुपया एनडीटीएल है। एनडीटीएल समझ गए होंगे, रोज नहीं बताऊंगा। 100 रुपया एनडीटीएल है, यानी कासा के रूप में और एफडी के रूप में जितना भी पैसा, रिकरिंग अकाउंट के रूप में जितना भी पैसा लोगों का बैंकों के पास जमा है वो सारा एनडीटीएल है। वो क्या है, सारा एनडीटीएल है। तो मान लो कितना, 100 रुपया है भाई, कितना, 100 रुपया है। तो अब देखो 100 रुपए का 18%, 18 रुपया हुआ। 100 रुपए का 18% कितना हुआ, 18 रुपया हुआ। तो 18 रुपया, अब ये तो अनिवार्य रखना ही है एसएलआर के रूप में। क्या है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अगर बैंक इसको अवॉइड करेंगे तो बैंकों को पेनल्टी और भारी मात्रा में पेनल्टी लगाई जाती है। तो बैंक इसको किसी प्रकार से अवॉइड नहीं करेंगे। अगर अवॉइड होता है तो पेनल्टी लगेगी, आरबीआई पेनल्टी लगाएगी। आरबीआई उनका बॉस है। आरबीआई क्या है कि इनकी बैंकों की बैंक है, सारी तरीकों में हेल्प करती है, तो पेनल्टी भी लगाएगी। तो इनको 18% रखना होगा, लेकिन 18% ये गोल्ड को भी प्रेफरेंस नहीं ज्यादा देंगे या कैश को भी प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये प्रेफरेंस किसे देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देंगे, सरकारी प्रतिभूतियों को देंगे। तो सरकारी प्रतिभूतियां जो 18 रुपए के बराबर, ये क्या कर लेंगे, सरकारी प्रतिभूतियों को अपने हिस्से से अलग निकाल के रख देंगे एसएलआर के रूप में, एसएलआर के रूप में। तो ये भाई एसएलआर क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, देखो होता क्या है कि स्टार्टिंग की अगर हम प्रारंभ में बात करते हैं तो एसएलआर पर परिसीमन लागू होते थे, जैसे कि सीआरआर पे लागू होते। परिसीमन मतलब एक रेंज होती है, तो इसमें परिसीमन लागू होता था।
परिसीमन में जो आरबीआई क्या करती थी, आरबीआई एसएलआर को 40% से ऊपर नहीं ले जा सकती थी और 25% से नीचे नहीं ला सकती थी। लेकिन वही आरबीआई संशोधन 2006 के अंतर्गत ये जो न्यूनतम 25% है, न्यूनतम, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। हालांकि देखो 40% की अभी भी एक कैप लागू है, 40% का अभी भी कैप लागू है, लेकिन ये न्यूनतम जो कैप था, परिसीमन था, रेंज था, सीलिंग था, इसको आरबीआई ने खत्म कर दिया है। तभी तो आज 18% है, कितना है, तभी तो 18% है। तो आपने एसएलआर को देखा, अब इसको समग्र तौर से सुनिएगा और इसका इम्पैक्ट देखिएगा। क्या है, समग्र रूप से सुनिएगा और इसका इम्पैक्ट देखिएगा। देखो भैया, एसएलआर क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ये वैधानिक तरलता अनुपात है। यह एक निश्चित अनुपात के बराबर जो आरबीआई उस समय डिसाइड करे, तो उतना रुपया बैंकों को अपने एनडीटीएल से अलग अपने पास ही रखना पड़ता है। यह बैंक 3 फॉर्म में रख सकते हैं, 3 रूपों में एसएलआर को मेंटेन कर सकते हैं, कैश के रूप में भी, गोल्ड के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। लेकिन कैश अगर कैश के रूप में रखते हैं तो एक कैश सीज्ड हो जाता है एक तरीके से, और इनका मुख्य काम, मतलब मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कैश से किसी प्रकार की रिटर्निंग नहीं होती है, तो एसएलआर के रूप में यह गोल्ड और सरकारी प्रतिभूतियों को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन गोल्ड, इसमें भी बैंकों में पब्लिक का पैसा होता है और गोल्ड में भी ऊपर नीचे जाने के काफी लंबे बड़े चांसेस होते हैं, तो ये सिक्योर मोड पे जाते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रेफरेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इस वजह से आप कह सकते हो कि इनको ऐसा, इनका देखो एक बड़ा हिस्सा है अलग निकाल के रख दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मेंटेन करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा असर नहीं होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। अब देखो, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई जो धनराशि होती है, अब जरा इस चीज को समझिएगा, इसके एप्लीकेशन को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा मौद्रिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना। अर्थव्यवस्था मान लो कि बहुत ज्यादा अगर महंगाई है, ठीक है, तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से इन रेट को, इन दरों को बढ़ा दो, तो महंगाई जो बहुत ज्यादा है, महंगाई क्यों है, मार्केट में बहुत अधिक पैसा है, तो इन रेट को बढ़ा दोगे तो मार्केट में स्वतः पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्केट में स्वतः पैसा कम हो जाएगा। तो अब एसएलआर के अंतर्गत इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा जाता, एसएलआर के रूप में, एसएलआर के रूप में इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा जाता। कैसे नहीं देखा जाता, देखो, इन्हें इजाजत है कि एसएलआर के रूप में आप अपना मेंटेन कर सकते हो, एसएलआर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में मेंटेन कर सकते हो। तो भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, तो इनने सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था, एसएलआर को कंट्रोल करना। लेकिन ये पैसा तो एक तरीके से सरकार को चला गया। अब देखो, इसने प्रतिभूति खरीदी तो सरकार को पैसा चला गया कि नहीं चला गया, ठीक है, इसने, बैंकों ने पैसा दिया सरकार को, इसी सरकार ने पैसा वेलफेयर स्कीम में, कल्याणकारी योजनाओं में क्या कर दिया, कल्याणकारी योजनाओं में लगा दिया। तो जरा बताओ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली देखने को नहीं मिल पाया, इसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं, इनडायरेक्टली जिस चीज का डर था वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में पहुंच ही चुका, भले ही डायरेक्ट नहीं, बल्कि किसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से पहुंचा। तो देखो, इससे कहा जा सकता है कि जो सरकारी प्रतिभूतियों में जो निवेश किया गया जो पैसा है, जो धनराशि है, तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पैसा ऑलरेडी क्या हो गया है, मार्केट में पहुंच जा चुका है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी भी गणना हर एक फोर्टनाइट होती है, इसकी भी गणना हर एक फोर्टनाइट होती है। ठीक है, तो एसएलआर में अब किसी प्रकार से कोई भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, एसएलआर में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और देखो, नोट्स मैं क्या करवाऊंगा कि मैं बोल देता हूं, तो नोट्स मैं करवा रहा हूं किसी बच्चे से, टाइम तो मिलता नहीं है, तो मैं नोट्स वो करके और लिंक आपको नीचे, वही वीडियो के नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं बोलूंगा तो आपको वहां नोट्स मिल जाएगा, है ना। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है,
तो यहां तक आपने एसएलआर को देखा। अब देखो सीआरआर और एसएलआर को इन दोनों को सम्मिलित रूप से रिजर्व रेशियो कहा जाता है। नगद सॉरी आरक्षी अनुपात, नॉट नगद। वो अगर नगद आरक्षी अनुपात हो जाएगा तो सीआरआर हो जाएगा। तो इनको दोनों को सम्मिलित रूप से रिजर्व रेशियो कहते हैं, रिजर्व रेशियो। ठीक है। और यह न दोनों सिर्फ मौद्रिक नीतियों का उपकरण है, बल्कि यह भारत में बैंकिंग व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर सुरक्षित और सुदृढ़ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखो, बैंकों में पब्लिक का पैसा है, तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी और उनके लिए सुरक्षा की मतलब सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये दोनों पब्लिक को एक तरीके से सुरक्षात्मक उपकरण आप कह सकते हो कि पब्लिक को सुरक्षा देते हैं ये। ठीक है, उनके पैसे के डूबने से। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं समझा दिया ना। देखो, इसका बहुत इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा कि मार्केट से बाहर पैसा नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली सरकार के पास गया, सरकार ने वेलफेयर स्कीम के रूप में क्या कर दिया, एसएलआर को खर्च कर दिया। थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। देखो, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई जो धनराशि है, ये सोने में निवेश की गई अगर धनराशि, तो अगर ये सोने के रूप में रखेंगे तो ऑब्वियस अंततः सोना खरीद के लाएंगे तो भी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा। वहीं अगर एसएलआर अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने का एक उचित उपकरण होता, तो ऑब्वियस है कि ये ऐसा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि एसएलआर अर्थव्यवस्था का एक उचित उपकरण नहीं है इसको कंट्रोल करने का, कि इनडायरेक्टली ऑलरेडी पैसा किससे यानी सरकार के पास चला गया है, सिक्योरिटीज जब उनने खरीदा था बैंकों ने। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें इस पे देख सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, चलो अगला देख लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। ये देखो, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो जरा ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ सुन लो कि ये भाई ओएमओ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ, इसमें हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत कहानी सुन लीजिए पहले। इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने और वापस खरीदने का कार्य किया जाता है ओएमओ के अंतर्गत। और यहाँ जो सरकारी प्रतिभूतियां बिल और बॉन्ड के रूप में होती हैं, बिल और बॉन्ड के रूप में होती हैं। चलो हम आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं कि भाई ये जो बिल और बॉन्ड क्या होता है, और ये बिल और बॉन्ड के रूप में कैसे होती हैं, बिल किसे कहते हैं और बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जानना जरूरी है। चलो पहले मैंने बताया कि भाई ये जो ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, जो कि आपको ये येलो कलर का पेन दिख नहीं रहा होगा तो हम ब्लैक यूज करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है। किसके अंतर्गत, ओएमओ के अंतर्गत। क्या करने का, खरीदने और बेचने, ध्यान रखिएगा, और बेचने का कार्य किया जाता है। किसके अंतर्गत, ओएमओ के अंतर्गत। किसको खरीदने और बेचने का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भैया दो प्रकार की होती हैं। एक तो बिल के रूप में हो सकती है और दूसरा बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं, दूसरा बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं, बिल और बॉन्ड। अगर देखो बिल और बॉन्ड की बात करें हम, तो बिल किसे कहते हैं और बॉन्ड किसे कहते हैं, जरा इससे गौर करके सुनिएगा। देखो बिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो मेच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता की अवधि 1 साल से, यानी कितना, 1 साल से कम हो, 1 साल से कम हो, उनको, उन सरकारी प्रतिभूतियों को बिल कहते हैं। और जिनकी परिपक्वता की अवधि 1 साल से ज्यादा की हो, क्या है, यहाँ 1 साल से कम होगा ये, है ना, तो यहाँ 1 साल से ज्यादा की हो, उनको बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो इन प्रतिभूतियों को ओएमओ के अंतर्गत ऑपरेशन मार्केट यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। यह प्रतिभूतियां बैंकों का, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतिभूतियां होती हैं ये बैंकों के द्वारा या फिर जो अन्य वित्तीय संस्थान है, इनमें क्या की जाती हैं, इनपे से इनके द्वारा बेची जाती हैं। ओएमओ के अंतर्गत जो प्रतिभूतियां बेची जाती हैं वह बैंकों के एसएलआर का हिस्सा नहीं होंगी। एसएलआर का मतलब ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था ना कि एसएलआर
के रूप में रखा जाता है। तो यह प्रतिभूतियां ऐसा नहीं बैंक कर सकते हैं कि वही प्रतिभूतियों को एसएलआर में रख दें और ये प्रतिभूतियां एसएलआर का भी हिस्सा बना दें। तो यह प्रतिभूतियां ओएमओ के अंतर्गत जो खरीदी बेची जाएंगी वो एसएलआर का हिस्सा नहीं होंगी। ठीक है, इन प्रतिभूतियों को जो खरीदना बैंकों के लिए अनिवार्य भी नहीं होगा। अगर उनके पास प्रतिभूतियां मतलब पैसा अधिक है तो इन प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं। उनकी इच्छा पे निर्भर रहेगा, ये उनकी मतलब वॉलेंट्री नहीं, सॉरी, ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, ये उनके लिए वॉलेंट्री होगा, उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि अगर वो खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, अगर उनके पास अतिरिक्त में पैसा है, अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो मत खरीदें, अगर उनके पास पैसा नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इससे भिन्न जब अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग व्यवस्था में तरलता की इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो जब हम बैंकिंग व्यवस्था में देखेंगे तरलता की बहुत अधिकता होती है, बहुत ज्यादा अधिकता होगी, तरल मतलब जो लिक्विडिटी मार्केट में अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होगा। तो इसको ओएमओ के एप्लीकेशन देखिएगा कैसे अप्लाई होता है। तो भैया देखो, तरलता है कहां, अर्थव्यवस्था में। इसको चलो अगला पेज ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में क्या है, तरलता अधिक है। तो बैंकों को लग रहा है कि पैसा मार्केट से सक करना है, पैसा मार्केट से सोखना है। क्या करना है, पैसा मार्केट से सोखना है। किसको लग रहा है, आरबीआई को। ठीक है, तो वह बैंकों का माध्यम बनेगी। अब देखो क्या करेगी कि बैंकों, ये है आरबीआई मान लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये है बैंक, ये क्या है, ये बैंक है। जरा इस पे नजर डालिएगा, इस पे गौर फरमाइएगा कि भैया ये जो अर्थव्यवस्था में अगर बहुत ज्यादा तरलता क्या है, ज्यादा है, तो इसको अगर कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी कि इसी ओएमओ के अंतर्गत, ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो बैंकों को बेचेगी। क्या करेगी, ये बैंकों को बेचेगी। तो बैंकों की तरफ से देखो सरकारी प्रतिभूतियां इधर आ गई, सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं वो बैंकों के पास आ गई, और बैंकों के पास से जो कैश है कहां चला गया, आरबीआई के पास चला गया। तो देखो अब यहां आकर्षक, ज्यादा से ज्यादा इन प्रतिभूतियों को और आकर्षक बनाया जा सकेगा कि ये जो बैंक है ये पैसा अर्थव्यवस्था में ना लैंड कर सके, ये पैसा आरबीआई को दे सके। ये कब ऐसी स्थिति पनप रही है, जब आरबीआई को लगेगा कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत ज्यादा है, इसको कम करना है। तो आरबीआई ओएमओ के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूतियां सॉरी मार्केट में प्रोड्यूस करेगा, पंप करेगा प्रतिभूतियां, और उसके बदले क्या करेगा, पैसा को सोख लेगा, पैसा को सोख लेगा। लेकिन इससे जस्ट अगर भिन्न स्थिति होती है, भिन्न स्थिति का मतलब कि आरबीआई को लगता है कि भैया अर्थव्यवस्था में पैसा की कमी देखी जा रही है, तो यही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो प्रतिभूतियां बैंकों को बेचा है, तो बैंकों से कहेगा कि मेरी प्रतिभूतियां वापस कर दो और हमसे कैश ले लो। तो देखो अब बैंकों के पास जब कैश की भरपूर मात्रा हो जाएगी तो बैंक सस्ती ब्याज दर पे अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्ध करवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में पंप करेंगे, और मार्केट में दोबारा से क्या होने लगेगी कि मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि दोबारा रिवाइव कर जाएगी। तो सॉरी, उसके माध्यम से, ओएमओ के माध्यम से, ओपन ऑपरेशन मार्केट के माध्यम से ये जो खरीद बिक्री प्रतिभूतियों की करी जा रही है, ये अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अगर ऐसी स्थिति में जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मार्केट में प्रतिभूतियों को क्या करके, प्रतिभूतियों को बेच करके, ध्यान रखिएगा, मार्केट में तो ये नहीं बेचेगी बैंकों को, तो अगर अर्थव्यवस्था से पैसा सक करे, अर्थव्यवस्था अगर पैसा सक करेगा, अपनी ओर से सोखेगा आरबीआई, तो अर्थव्यवस्था संकुचित होगी। क्या होगी, अर्थव्यवस्था संकुचित होगी, संकुचित होगी ना, क्योंकि ये प्रतिभूतियां बेचकर पैसा सक कर रहा है। तो इसको संकुचनवादी क्या कहेंगे, इसको संकुचनवादी नीति कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको संकुचनवादी खुली बाजार की प्रक्रिया कहेंगे। यदि इसके जस्ट विपरीत समझिएगा कि अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में कम पैसा है तो बैंकों से अपनी प्रतिभूतियों को वापस लेगा
और बैंकों में दोबारा से जो मनी का सर्कुलेशन है वो बढ़ा देगा और बैंक अर्थव्यवस्था में मनी का सर्कुलेशन बढ़ा देंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था फैलेगी, इससे अर्थव्यवस्था फैलेगी। इसी को एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट पॉलिसी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसी को यानी एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाएगा। प्रसारणवादी खुली बाजार की प्रक्रिया कहा जाएगा, प्रसारणवादी खुली बाजार की प्रक्रिया। तो आपने देखा कि भाई जो ये चीज है, तो इसमें से आपने देखा कि प्रसारणवादी खुली बाजार की प्रक्रिया और कॉन्स्ट्रक्शनरी खुली बाजार की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजों को क्या है डिटेल से देखा। अब देखो, खुली बाजार की प्रक्रिया से मिलती जुलती एक दूसरी भी स्कीम्स है या कोई एक प्रोसेस है, इसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहा जाता है। इससे मिलता जुलता एक दूसरा प्रक्रिया है, इसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहा जाता है। अब इसकी कहानी सुन लीजिएगा, ये किससे मिलती जुलती है? ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से मिलती जुलती है। देखो, इसको ना आरबीआई 2004 में क्या करता है, प्रपोज करता है, और 2004 के बाद आप अगर इसका उपयोग देखें तो 2017 में जब मोदी जी क्या करेंगे, डिमोनेटाइजेशन करेंगे, विमुद्रीकरण करेंगे, तो इसका उपयोग किया जाएगा। अब इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, पहले इसके मैकेनिज्म को समझिएगा, टेक्निकलिटीज को समझिएगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखो, ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, स्टेबलाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि इस मार्केट को स्थिर बनाने का प्रयास किया जाएगा। 2017 में क्या हुआ कि 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडर क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये जो पैसा है ये ज्यादा से ज्यादा बैंकों के पास जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पैसा लीगल टेंडर खत्म तो सब पैसा ये बैंकों के पास जाएगा। बैंक अब आरबीआई दिशा निर्देश जारी करेगा कि भैया बैंक ज्यादा से ज्यादा इस पैसे को क्या करें कि उनके पास यानी उपभोक्ता के पास ऋण के रूप में ना पहुंचा दें, यानी लोगों को ऋण ना दे दें, क्योंकि अगर ये पैसा इतना बैंकों के पास आ रहा है और इस पैसे को अगर मिसयूज कर ले बैंक, तो बैंकों का जो पैसा है, बैंकिंग व्यवस्था है, जोखिम में आ जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि बैंकों से कहा जाएगा कि ये जो पैसा आपके पास 500,000 रुपया आ रहा है नोट, इसको आपको उपयोग नहीं करना है, इसका आपको उपयोग नहीं करना है। तो मान लो ये आरबीआई है, आरबीआई है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहेगा कि मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी, ध्यान रखिएगा, क्या कहेगा आरबीआई कि हमें मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी सिक्योरिटी जारी कर दो, दे दो। कौन कहेगा? ये आरबीआई कहेगा। किससे कहेगा? ये गवर्नमेंट से कहेगा। और ये सिक्योरिटीज लेकर के आरबीआई बैंकों को दे देगा। क्या कर देगा? बैंकों को दे देगा। और बैंकों में जितना भी पैसा आया है, ये 500 1000 का नोट, ये नोट कहां? आरबीआई के पास चला आएगा, आरबीआई के पास चला आएगा। तो आरबीआई इस समय इस चीज का भी ध्यान रखेगी कि जो बैंकों के पास पैसा आया है वो एक तरीके से सेविंग और करंट अकाउंट के रूप में आया है, तो बैंकों को भी ब्याज लगेगा, उपभोक्ता को देना पड़ेगा, बैंकों को भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इस रुपया में ये जो पैसा ज्यादा से ज्यादा आरबीआई ले आई है, इस रुपया में बैंकों को ब्याज अदा करेगी। कौन अदा करेगा? आरबीआई ब्याज अदा करेगी। ध्यान रखिएगा, इस पैसे में आरबीआई ब्याज भी अदा करेगी। लेकिन इस गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज जो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन जो सिक्योरिटीज आरबीआई ने गवर्नमेंट से लिया है और बैंकों को दिया है, तो इसके बदले कोई भी पैसा, कोई भी ऋण गवर्नमेंट को उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट को कोई भी रुपया या पैसा उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ कोई गवर्नमेंट को पैसा और ये उपलब्ध नहीं करवाना होगा, तो अब ये पैसा अर्थात ब्याज अब कहां से आएगा? तो आरबीआई अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए आरबीआई क्या करेगा कि बैंकों को ब्याज देगा, और इसी के अंतर्गत इसको क्या कहा जाएगा? इसी को मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा कि भाई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, इसको आपने डिटेल से देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। ठीक है, अब आरबीआई मैंने बताया कि ये डिमोनेटाइजेशन के दौरान इसका उपयोग करी है, मार्केट स्टेबलाइजेशन का उपयोग करी है। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस था, मुख्य पर्पस हुआ करता था। अब इससे पहले हम देखें तो थोड़ा सा आप इसे देखो, ऑलरेडी स्लाइड में आपकी सारी चीजें मेंशन है।
ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो एसएलआर भी पूरी स्लाइड में मेंशन है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो जरा इसमें देखो कि ओएमओ के अंतर्गत जो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने, वापस खरीदने का, मैंने बताया ना कि यह ओएमओ के अंतर्गत जो आरबीआई है वो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने का कार्य करेगी। और यह जो सरकारी प्रतिभूतियां बिल और बॉन्ड के रूप में होंगी, बिल और बॉन्ड यहाँ पे नहीं लिखा है, बॉन्ड के रूप में होंगी। बिल मैंने बताया किसे कहते हैं कि वह प्रतिभूतियां जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब जिनकी अवधि 90 दिन से कम की होती है, मैच्योरिटी पीरियड, उन्हें बिल कहते, 90 दिन नहीं 1 साल से, तो उन्हें बिल कहते हैं। और जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ऊपर, उनको बॉन्ड कहा जाता है। तो आपने बिल और बॉन्ड को दोनों को देखा, ठीक है। अब इसी से मिलती जुलती एक और दूसरी क्या है स्कीम आती है, तो इसी से जो मिलती जुलती है उसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं। इसके भी डिटेल मैकेनिज्म को आपने समझा कि भाई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है। इससे पहले मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट और बताया कि देखो भाई खुली बाजार की प्रक्रिया क्या है और खुली बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है संकुचनवादी बाजार की प्रक्रिया। तो जरा इसको भी आप देखिएगा। देखो जो खुली बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें से बैंकिंग व्यवस्था में तरलता सुनिश्चित करती है, तब यह प्रसार क्या होता है, इसको खुली बाजार की प्रक्रिया। यहाँ मतलब क्या है कि आरबीआई प्रतिभूतियों को वापस खरीदना प्रारंभ करेगी, और जब प्रतिभूतियों को वापस खरीदना प्रारंभ करेगी तो बैंकिंग व्यवस्था में तरलता क्या होगी, सुनिश्चित होगी। तो हमारी मार्केट क्या करेगी, एक्सप्लोर होगी, फैलेगी। इसी वजह से इसको खुली बाजार की प्रक्रिया कहेंगे। लेकिन इसके जस्ट उल्टा अगर मार्केट में तरलता बहुत क्या होती है, बहुत अधिक होती है, तो प्रतिभूतियां वापस क्या करके बेच करके आरबीआई और पैसे को सोखने का क्या करेगी, तरलता को कम करने का काम करेगी। और इसी को संकुचनवादी खुली बाजार की प्रक्रिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, संकुचनवादी खुली बाजार की प्रक्रिया। तो यहां तक आपने इन सारी चीजों को क्या है डिटेल से देखा। इसके अंतर्गत जो मैंने आपको दूसरा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बताया है, वो आपको जितना भी इसका मैकेनिज्म है इस स्कीम को बता दिया है, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि मैंने बताया कि विमुद्री अर्थात जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसके उपरांत इस व्यवस्था को प्रयोग में लाया गया। आरबीआई इस व्यवस्था को प्रयोग में लाती है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ज्यादा से ज्यादा धनराशि को क्या किया जाए, जो मार्केट में वो पैसा है उसको सोखने का प्रयास किया जाता है। और इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है कि बैंकों को भी कोई क्षति ना हो, कोई लॉस ना हो। और साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि बैंकों को तो लॉस ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार से बैंक अर्थव्यवस्था में इस पैसे का मिसयूज भी ना कर सके, ठीक है। तो ये तो आपने देखा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को देख लेते हैं कि भाई ये बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। देखो अगर हम बैंक रेट की बात करते हैं तो बैंक रेट और रेपो रेट को मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहां देखिएगा, बैंक रेट देख लीजिए, फिर आप रेपो रेट देख लीजिए, ओके। बैंक रेट, देखो ये जो यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करते थे। कौन, बैंक, किससे, आरबीआई से। तो ये हो गया भैया बैंक और ये हो गया आरबीआई। आरबीआई जब बैंकों को लंबी अवधि अर्थात 90 दिनों से ज्यादा का ऋण चाहिए होता था, 90 दिनों से ज्यादा का ऋण चाहिए होता था, तो आरबीआई से बैंक क्या करते थे, ऋण लेते थे। तो जिस, अब आरबीआई ऐसा तो है नहीं फ्री का तो ऋण देगा नहीं, तो जो ब्याज दर चार्ज करेगा, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसी को बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बैंकों को ऋण देने में चार्ज करेगा, उसी को बैंक रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो इसकी परिपक्वता की अवधि 90 दिनों से ज्यादा की होगी। क्या होगी, 90 दिनों से ज्यादा की होगी, ठीक है। अब देखो इसके बदले ऐसा तो है नहीं है कि भैया बैंक रेट के आपको ऋण मिल गया, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पैसा लेने या देने जाता है
तो उसको दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। आप बैंक के पास गए तो बैंक बोलेगा कि आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है, आपकी क्या क्रेडिट है, क्या क्रेडिटेबिलिटी है, तो आपसे गिरवी कुछ क्या है, मांगा जाएगा। तो बैंक क्या करते थे कि सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख के अपने लंबे अवधि के लिए, लंबे खर्चे के लिए पैसा आरबीआई से क्या करते थे, प्राप्त करते थे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्राप्त करते थे का मतलब क्या है। देखो भैया, यहाँ प्राप्त करते थे का सीधा और साधारण मतलब है कि बैंक रेट का अब उपयोग ऋण के लेन देन में नहीं किया जाता है। बैंक रेट का जो अब उपयोग है वो दूसरे कुछ कामों में किया जाता है, जो कि मैं आपको बता ही देता हूं कि जो एसएलआर और सीआरआर को अगर मान लो कि जो बैंक है अगर इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो बैंक रेट जो इस समय 4.25% है, इसका उपयोग करते हुए जो इसका उपयोग आरबीआई करेगी और इसी को आधार बनाते हुए एसएलआर और सीआरआर जो बैंक मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसी को पेनल्टी क्या कर देगी, पेनलाइज कर देगी, पेनल्टी लगा देगी। तो अब इसका उपयोग पेनल्टीज लगाने में क्या है, पेनल्टीज को लगाने में है। ठीक है, तो आपने बैंक रेट को समझा कि भैया लंबी अवधि के लिए अगर बैंकों को ऋण चाहिए आरबीआई से, चाहिए होता था अर्थात 90 दिनों से ज्यादा के लिए, तो जिस ब्याज दर पे बैंक ऋण लेते थे उसको बैंक रेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बैंक रेट कहा जाता था। बैंक रेट के अगर ये जब ऋण लिया जाता था तो इस ऋण के रिगार्डिंग या रेफरेंस में या फिर इसकी जो क्रेडिट में सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता था। क्या रखा जाता था, गिरवी रखा जाता था। सरकारी प्रतिभूतियां जो गिरवी रखी जाती थी वो 105% लिए हुए ऋण का, मान लो ये लिया हुआ जो लिए हुए ऋण का 105%, सॉरी 105 इतना होती थी। मतलब कि इनने 100 रुपया का ऋण लिया, 100 रुपया का ऋण लिया, तो इनको जो प्रतिभूतियां हैं 105% के बराबर हो सकती थी। दूसरी इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि यह प्रतिभूतियां एसएलआर का हिस्सा नहीं हो सकती थी। मतलब क्या है कि आरबीआई ने वो सॉरी बैंकों ने एसएलआर में के रूप में ही प्रतिभूतियां रख दिया और इसके रूप में भी रख दिया। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रतिभूतियां होती थी वो एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का हिस्सा नहीं हो सकती थी। अगर बैंकों को बैंक रेट पे ऋण लेना है तो उन्हें जो प्रतिभूतियां है वो कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा, लेकिन वो वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा नहीं हो सकती थी। तो भैया अब इसका एप्लीकेशन क्या मार्केट में हो जाएगा, इसका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको देखिएगा। देखो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आरबीआई को लगता है अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत अधिक पैसा है, मार्केट में बहुत अधिक पैसा है, तो आरबीआई बैंक रेट को हाइक कर देगी। जब आरबीआई बैंक रेट को हाइक कर देगी तो बैंकों को लंबी अवधि का ऋण लेना महंगा हो जाएगा। बैंकों को लंबी अवधि का ऋण लेना महंगा हो जाएगा, तो बैंक भी उपभोक्ता को ऋण महंगा दे देंगे, महंगा देने लगेंगे, तो लोग ऋण लेने से कतराएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। जब ऋण लेने से कतराएंगे तो जो महंगाई है या फिर तरलता है अर्थव्यवस्था में वो स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इसी के जस्ट उल्टा अगर स्थिति होती है कि आरबीआई को लगता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम है, लिक्विडिटी कम है, तो आप देखोगे कि लिक्विडिटी कम होने के चलते आरबीआई बैंक रेट को कम करती थी। क्या थी, कम करती थी। तो जब बैंक रेट को कम करेगी तो बैंकों के पास पैसा आसानी से सस्ती ब्याज दर पे चला जाएगा, तो बैंक भी लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवा सकेंगे और लोग क्या है खूब ऋण लेके मांग को जन्म देंगे, उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक समृद्धि दोबारा से क्या कर जाएगी, रिवाइव कर जाएगी। तो ये सारी सिस्टम, ये सारी चीजें बैंक रेट के अंतर्गत, ये बैंक रेट का क्या है, एप्लीकेशन है। देखो 1999 में अंतरिम रूप और 2002 में ये स्थायी रूप से क्या कर दिया गया, एक व्यवस्था लाई गई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ। आरबीआई ये व्यवस्था लेके आती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। तो इसके अंतर्गत आरबीआई ने बैंक दर पर बैंकों को ऋण देना बंद कर दिया है और देखोगे कि इसके अंतर्गत अब किसी भी प्रकार से आरबीआई लंबी अवधि का ऋण इस बैंक दर पे नहीं दिया जाता है। तो बैंक दर का उपयोग क्या है, यूज क्या है कि अगर बैंक एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, अगर उनसे कोई चूक हो जाती है
तो बैंक रेट उनको पेनलाइज करने के लिए, पेनल्टी लगाने के लिए बैंक रेट का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। किसका? बैंक रेट का उपयोग किया जाएगा। तो भैया यही तो बैंक रेट है। जरा आप देख लो कि बैंक रेट क्या है। ये देखो रेट है ना, ये काट दिया हमने। अब इस समय 4.25%। इसे आप टाइम टू टाइम भैया प्लीज चेंज करते रहिएगा, ठीक है। तो अब ये जारी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब बैंक रेट जारी नहीं होता है। यह लंबी अवधि का ऋण होता है, जो बैंक क्या करते हैं, लंबी अवधि का ऋण लेते थे इसके अंतर्गत। और बैंकों को इसमें 105%, कितना, 105% भी गिरवी रखना पड़ता था। प्रतिभूतियां, जो सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर का हिस्सा भी नहीं हो सकती थी। और जब 90 दिन हो, यहाँ लंबी अवधि का मतलब 90 दिनों से ज्यादा का है, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसकी जो दर है, अगर हम बात करें बैंक रेट की, तो ये नहीं है 4 ये नहीं है 4.25 इसकी क्या है, दर है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता ही दिया कि जो प्रतिभूतियां 105% के ऊपर हो सकते, वो 105% से कम नहीं हो सकती थी। ये सारी चीजें इसमें है। इसका मैंने एप्लीकेशन भी बता दिया। अब चलो बैंक रेट के साथ साथ रेपो रेट भी तो देख लो, रेपो रेट भी तो देखना जरूरी है ना। चलो भैया रेपो रेट देख लो, नहीं आप लोग नाराज हो जाओगे। देखो रेपो रेट भी ना वैसे ही, अच्छा ये पहले से हाईलाइट है ना, और हम हाईलाइट कर देते हैं। चलो रेपो रेट देख लो। देखो रेपो रेट ये वह ब्याज दर है, जो रेपो रेट है ये वह ब्याज दर है। बस कहानी सुन लो, हाँ इसका कहानी सुन लो। चलो हमें क्या बताना है, रेपो रेट बताना है, रेपो रेट। रेपो रेट देखो, ये जो रेपो रेट है ये देयर आर अगेन डिवाइड इनटू मेनली टू पार्ट्स। प्रायर ओवरनाइट रेपो रेट, ओवरनाइट रेपो रेट, और दूसरा टर्म रेपो कहते हैं, टर्म टर्म रेपो, टर्म रेपो। देखो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत और टर्म रेपो रेट के अंतर्गत इसमें क्या है, पहले तो रेपो रेट को सुनो। देखो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करता है। दोबारा सुनिएगा, ये वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई से कोई बैंक कम अवधि का, यानी 90 दिन से कम अवधि का ऋण प्राप्त करता है। मान लो ये आरबीआई है, ये आरबीआई है। पंजाब बैंक को, पीएनबी को क्या चाहिए था, पीएनबी को हम पेन ले लेते हैं। जो पंजाब बैंक है इसको ऋण चाहिए, कितने, मान लीजिए 20 दिनों के लिए। तो आरबीआई के पास ये जाएगा और कहेगा कि भैया मुझे ऋण दे दो। तो ये कहेगा ठीक है ऋण ले लो, कोई बात नहीं है, आपको ऋण चाहिए ले लो। तो जिस ब्याज दर, आरबीआई ऐसे तो ऋण देगा नहीं, ब्याज दर चार्ज करेगा। क्या करेगा, ब्याज दर चार्ज। ये जो ब्याज दर है, ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट रेट, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को रेपो रेट कहा जाएगा, इसी को रेपो रेट कहा जाएगा। तो रेपो रेट को दो भागों में बांट सकते हैं, एक ओवरनाइट रेपो रेट, ओवरनाइट रेपो रेट, और एक टर्म रेपो रेट। तो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत अगर बैंकों को 24 घंटे के लिए मात्र ऋण चाहिए, तो इसके यानी ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत क्या करेंगे, ऋण लेंगे। लेकिन अगर बैंक को 24 घंटे से अधिक और 90 दिनों से कम का ऋण चाहिए, मतलब एक दिन से ज्यादा और 90 दिनों से कम का ऋण चाहिए, तो इसको जो चार्ज काटा जाएगा इसको टर्म रेपो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टर्म रेपो कहा जाएगा। तो भैया मैंने बताया कि देखो ये जो रेपो रेट है ये अगेन कितना है, जो रेपो रेट कितना, दो, सॉरी, जो रेपो रेट है ये दो प्रकार का है, ओवरनाइट रेपो रेट और टर्म रेपो रेट। इसका जो इस समय जो रेपो रेट का जो दर है वो करीब, जैसे एक बार क्रॉस एग्जामिन कर लीजिएगा, शायद रेपो रेट 4% है, 4% है, हाँ ओके, आई थिंक 4% है, बट ये तो रेट है ना, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, चेक लीजिएगा, ओके। तो देखो आपने रेपो रेट देखा, ओवरनाइट रेपो रेट देखा, एक टर्म रेपो देखा। ओवरनाइट रेपो रेट, टर्म रेपो रेट के अंतर्गत 7 दिन का मान लो ऋण चाहिए, 14 दिन का ऋण चाहिए, या 28 दिन का ऋण चाहिए, ये सारा चीज ऋण ओवरनाइट को, सॉरी, टर्म रेपो रेट के अंतर्गत होगा। अब इसमें से दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों के अंतर्गत जो ऋण है इसकी कम से कम धनराशि 10 करोड़ की होनी चाहिए। मतलब बैंकों को अगर 5 रुपया चाहिए, 2 लाख चाहिए तो नहीं मिलेगा।
कम से कम 10 करोड़ का ऋण होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। दूसरी शर्त क्या है इस 10 करोड़ के साथ साथ? पहली शर्त क्या है कि भैया 10 करोड़ मिनिमम ऋण होना चाहिए। दूसरी शर्त की 5 करोड़ के मल्टीपल्स पे बढ़ेगा, 5 करोड़ के मल्टीपल्स पे बढ़ेगा। आपको 15 करोड़ मिल सकता है, 20 करोड़ मिल सकता है, लेकिन 12 करोड़ नहीं मिल सकता, 11 करोड़ नहीं मिल सकता। ठीक है, 12 करोड़ 10 करोड़ नहीं मिल सकता। इसमें से ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत अपने कुल जमा राशि का एनडीटीएल का जो ओवरनाइट रेपो रेट है, अगर आपको एक दिन के लिए ऋण चाहिए तो आपके टोटल एनडीटीएल का, एनडीटीएल बार बार नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, एनडीटीएल का नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी का कितना 0.25% से ज्यादा ऋण नहीं मिल सकता है। अगर आपके पास, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, जमा है, एनडीटीएल है, तो 0.25 कितना हो जाएगा, 0.25% ही आपको इसके अंतर्गत ऋण मिल पाएगा। ठीक है, ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत। टर्म रेपो रेट के अंतर्गत देखिएगा, टर्म रेपो की अगर हम बात करते हैं तो जो टर्म रेपो है, तो अगर आपका 100 रुपीज एनडीटीएल है तो आपको 0.7% कितना 0.7% तक आप ऋण ले सकते हो। 0.7% टोटल एनडीटीएल का टर्म रेपो के अंतर्गत ऋण ले सकते हो, इससे ज्यादा का ऋण नहीं ले सकते हो। ठीक है, हालांकि बैंकों का 0.7% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर अब ये ऋण है, ऑब्वियस ऋण लिया जा रहा है, तो ऋण तो ऐसे नहीं लिया जा रहा होगा, कुछ तो आरबीआई मांगेगा कि कुछ तो रख दो गिरवी, ऐसी तो थोड़ी रख देंगे, कुछ तो इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसके भी अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी क्या होगा, रखना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 105% होनी चाहिए। अर्थात अगर आप 10 करोड़ का ऋण ले रहे हो तो इसका 10 करोड़ का जो भी 105% होगा उतना आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखिएगा कि मार्केट में इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे उभरेगा। तो देखो, अगर हम बात करें तो यदि रेपो दर में बढ़ोतरी हो जाती है, जो रेपो रेट है इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, तो बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण लेना महंगा हो जाएगा। और जब बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण लेना महंगा हो जाएगा तो बैंक भी उपभोक्ता को, अपने कस्टमर्स को कम अवधि का ऋण महंगा कर देंगे। तो अर्थव्यवस्था में डायरेक्टली इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि ऋण महंगा तो लोग लेने से पैसा कतराएंगे, तो अर्थव्यवस्था में हो सकता है तरलता बहुत अधिक रही हो तो तरलता मेंटेन हो सकती है, तरलता कम हो जाएगी। वहीं इसके जस्ट उल्टा देखिएगा कि अगर अर्थव्यवस्था में पैसा क्या है, बहुत कम है ही नहीं है, तरलता की कमी है, तो आरबीआई क्या करेगी कि ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट को कम कर देगी, रेपो रेट को कम कर देगी, तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, और रेपो रेट जो दर है ये कम हो जाएगी तो बैंकों के पास कम पैसा जाएगा। और जब बैंकों के पास कम पैसा जाएगा तो आपको ये समझ होना चाहिए कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि बैंकों के पास दर को क्या हो गया, कम कर दिया गया है ना, तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, कम नहीं जाएगा। तो जब बैंकों के पास सस्ता और ज्यादा पैसा जाएगा तो बैंक भी उपलब्ध करवाएंगे पैसा, किसे, मार्केट में उपलब्ध करवाएंगे। और जब बैंक भी पैसा मार्केट में सस्ती ब्याज दर पे उपलब्ध करवाएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और अगेन हमारी आर्थिक समृद्धि है इसे रिवाइव किया जा सकेगा। क्या है, रिवाइव किया जा सकेगा। तो आपने इन सारी चीजों को डिटेल से समझा, बैंक रेट, रेपो रेट। अब थोड़ा सा देखिएगा, जो रेपो का मतलब होता है वो रीपरचेज ऑप्शन। क्या होता है, रीपरचेज ऑप्शन। मतलब इसका क्या है कि आपने देखा कि जो प्रतिभूतियां हैं, रेपो रेट के रेफरेंस में प्रतिभूतियों को बैंक ने गिरवी रखा था ना, तो हम अर्थात बैंक आरबीआई से वादा करेंगे रेपो के अंतर्गत कि हम प्रतिभूतियों को वापस क्या कर लेंगे, जो गिरवी रखे हैं वापस ले लेंगे, और आपका पैसा दोबारा से दे देंगे, दोबारा से आपको वापस कर देंगे। तो कह सकते हो, जब एक बैंक आरबीआई की प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखेगी और उससे वह यह वादा करेगी कि जिस तिथि पर, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वह एक जो अपनी गिरवी वापस कर लेगी और पैसा क्या कर देगी, दे देगी, दोबारा से बेच देगी। ठीक है, तो इसको रीपरचेज ऑप्शन भी कहा जाता है, रीपरचेज ऑप्शन।
तो आपने यहाँ तक देखा, अब हम कल के लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। ये सारी चीजें स्लाइड में मेंशन है, ये सारी चीजें स्लाइड में डिटेल से मेंशन है, जो भी मैंने चीजों को समझाया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं जल्दी।